हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पर्यावरण का तीसरा लेक्चर होगा। जो थ्योरी प्लस एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसमें हमने पर्यावरण की सामान्य जानकारी और पारिस्थितिक तंत्र तक सारे चीज़ कवर कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पर्यावरण के जैव विविधता के ऊपर होगा। ये पार्ट 1 होगा, इसका पार्ट 2 और आएगा। इसमें हम जैव विविधता के करीब 20 प्रश्न सॉल्व करेंगे और उससे पहले थोड़े थ्योरी देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए, क्योंकि बिल्कुल फ्री एजुकेशन है। तो मैं चाहती हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैव विविधता जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, तो सबसे पहले तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि आखिर ये जैव विविधता है क्या, है ना। जैव विविधता क्या है इसका मतलब पहले पता होना चाहिए, तभी तो हम आगे जो पढ़ेंगे हमको समझ में आएगा, है ना। तो देखिए, जो जैव विविधता है बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक जैव, दूसरा विविधता। जैव मतलब क्या होता है? जीव, जिसमें भी जीवन पाया जाता है वो जीव है, ठीक है। चाहे वो पेड़ पौधे हो, जंतु हो, जानवर हो, मनुष्य, कोई भी, जिसमें भी जीवन पाया जाता है वो जीव है। और विविधता, विविधता मतलब भिन्नता, वेराइटीज़, है ना। मतलब जो जीव पाए जाते हैं स्थल मंडल पर या जो भी पर्टिकुलर क्षेत्र है, परितंत्र है ना, उसमें जो जीव पाए जाते हैं उसमें पाई जाने वाली विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। जैसे आप किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में देखिएंगे तो पेड़ जो है सिर्फ एक ही प्रजाति के होते हैं क्या? अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। वैसे ही जो जीव जंतु हैं वो भी अलग अलग प्रजाति के, जो पक्षियां हैं उसमें भी बहुत सारी प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह की जो भिन्नताएं पाई जाती है वही क्या कहलाती है? जैव विविधता, ठीक है। तो आई होप आपको जैव विविधता समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जो जैव विविधता है, इस शब्द की परिभाषा या जैव विविधता की परिभाषा सबसे पहले 1987 में प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। आपको याद रखना है कि जैव विविधता की सबसे पहली परिभाषा कब प्रस्तुत की गई थी? तो 1987 में, 1987 में प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। और क्या था परिभाषा? तो किसी भी परितंत्र में, किसी भी क्षेत्र में जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता, पारिस्थितिक जटिलता, ये सभी क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, 1987 में इसकी परिभाषा प्रस्तुत की गई थी। अब देखिए, जो जैव विविधता शब्द है, जैव विविधता शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जे रोजन ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। किसने किया था? वाल्टर जे रोजन ने किया था। WJ रोजन बोलूँ या वाल्टर जे रोजन बोलूँ, दोनों एक ही है, ठीक है। और एग्जाम हॉल में अगर ऐसा पूछा जाए कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वाल्टर जे रोजन ने या WJ रोजन ने किया, ठीक है। ये तो सर्वप्रथम प्रयोग की बात हो गई। अब अगर पूछा जाता है कि जैव विविधता के पिता कौन है, तो कौन है? एडवर्ड ओ विल्सन, ठीक है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम किसने किया प्रयोग? तो वाल्टर जे रोजन ने किया। लेकिन जैव विविधता के पिता कौन है? तो एडवर्ड ओ विल्सन। दोनों को आप एक साथ याद कीजिए ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको एग्जाम हॉल में, ठीक है। क्या बोला मैंने? शब्द का प्रयोग, जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वाल्टर जे रोजन ने किया। और अगर पिता की बात करूं, जैव विविधता के पिता, जनक की बात करूं, तो कौन है? एडवर्ड ओ विल्सन, ठीक है। क्लियर है? तो ये तो बेसिक जानकारी हो गई। अब थोड़ी सी और बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि जिस जैव विविधता के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो पृथ्वी पर, विश्व पर कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, कहाँ पर पाई जाएगी, ठीक है। तो देखिए, जैव विविधता के लिए दो अनिवार्य शर्त है, ठीक है। ये 2 शर्त आप याद रखेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में ये ऑप्शन में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ पर अत्यधिक ताप होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, और सेकेंड जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होगी, ठीक है। उच्च ताप और अत्यधिक वर्षा, ये दोनों जैव विविधता के लिए अनिवार्य शर्त है, ठीक है। क्या बोला मैंने? अत्यधिक वर्षा और उच्च ताप, ये जहाँ भी होंगे वहाँ पर जैव विविधता जो है पाई जाएगी, ठीक है।
तो इसे हम आगे ग्लोब के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ आप ये याद रखिएगा क्या क्या चाहिए इसके लिए, उच्च ताप और अत्यधिक वर्षा। ठीक है, पूरे विश्व में जीवों की, चाहे वो जंतु हो या पादप, है ना, दोनों को मिलाकर जीवों की जो प्रजातियां पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, लगभग 17.5 लाख प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें हमें हम आगे जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा कि किन की संख्या ज़्यादा है, किन की संख्या कम है। और अगर पूरे विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र की बात करूँ तो कहाँ पर पाया जाएगा सर्वाधिक जैव विविधता? तो एक तो ब्राज़ील में, एक भारत में। ठीक है, ब्राज़ील और भारत में। अब देखते हैं जैव विविधता के प्रकार। तो जो जैव विविधता देखा हमने, उसके 3 प्रकार पढ़ेंगे हम। कितने? 3। जैव विविधता के 3 प्रकार, एक आनुवांशिक जैव विविधता, दूसरा जातीय जैव विविधता और तीसरा पारिस्थितिक या पारितंत्र या सामुदायिक जैव विविधता। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? एक आनुवांशिक जैव विविधता, दूसरा जातीय जैव विविधता और तीसरा आनुवांशिक या पारिस्थितिकीय जैव विविधता। ठीक है, जो आनुवांशिक जैव विविधता है वो एक ही जाति के जीवों में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, जो आनुवांशिक जैव विविधता है वो एक ही जाति के जीवों में पाई जाती है। और ये विविधता क्यों होती है, इनमें भिन्नताएं क्यों होती है? तो आनुवांशिक कारणों से होती है, जीन में परिवर्तन होने के कारण होती है। ठीक है, आनुवांशिक विविधता एक ही जाति के जीवों के मध्य पाई जाती है, आनुवांशिक भिन्नता के कारण, जीन में परिवर्तन होने के कारण पाई जाती है, इसलिए इसे आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, वैसे ही जातीय जैव विविधता विभिन्न जातियों के मध्य पाई जाती है। जैसे मैंने बोला, आनुवांशिक जैव विविधता एक ही जाति के मध्य पाई जाती है, जेनेटिक कारण से होता है, लेकिन जातीय जैव विविधता विभिन्न जातियों के मध्य पाई जाती है। यह किसी समुदाय में प्रजातियों के मध्य विभिन्न किस्मों को बताता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जातीय। वैसे ही अगर सामुदायिक जो जैव विविधता है या फिर पारिस्थितिक जैव विविधता है उसके बारे में बात करूं तो ये जो विभिन्न प्रकार के हमने पारिस्थितिक तंत्र देखा है ना, जो विश्व में विभिन्न प्रकार के आवास पाए जाते हैं, जैसे घास का मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, समुद्र हो गया, है ना। तो इस तरह से हमने जो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र देखे उन सभी में जो विभिन्नताएं पाई जाती है, जैसे वृक्षों की बात करूं, कहीं आपको टुंड्रा वृक्ष देखने को मिलेंगे, शंकुधारी वृक्ष देखने को मिलेंगे, तो कहीं आपको घने वन देखने को मिलेंगे, है ना, छायादार वृक्ष देखने को मिलेंगे, कहीं कटीले वृक्ष देखने को मिलेंगे। तो ये जो विविधता है इसे हम सामुदायिक या पारिस्थितिक जैव विविधता कहेंगे। ठीक है, और जो हमने अब ये तीनों प्रकार के जैव विविधता देखे, इनको मापने के लिए एक इकाई होती है जिसे हम अल्फा, बीटा और गामा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनकी मापन इकाइयों को भी याद रखिएगा। देखिए, जो अल्फा मापन इकाई है वो क्या दर्शाता है? तो किसी क्षेत्र विशेष में प्रजातियों की कुल संख्या है ना, प्रजातियों की कुल संख्या दर्शाता है अल्फा मापन इकाई। अल्फा मापन इकाई से हमें पता चलता है कि जीवों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, अल्फा क्या दिखा रहा है? जीवों की संख्या, प्रजातियों की जो संख्या है वो दिखा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी निश्चित क्षेत्र में क्या हो रहा है, प्रजातियों की संख्या, जीवों की संख्या घट रही है या बढ़ रही है, ये पता चलता है। ठीक है, लेकिन बीटा मापन इकाई में प्रजातियों की संरचनात्मक व्यवस्था को देखा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने अल्फा में कहा प्रजातियों की संख्या देखा जा रहा है, अल्फा संख्या याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन वैसे ही जो बीटा मापन इकाई है इसमें प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को देखा जाता है। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को देखा जाता है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत बीटा मापन इकाई के अंतर्गत ही प्रजातियों के पलायन को भी देखा जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, संरचनात्मक विविधता है किसमें? बीटा में। ओके, वैसे ही अगर गामा मापन इकाई की बात करूं, गामा मापन विधि की बात करूं, तो ये गामा विविधता जिसे क्षेत्रीय विविधता भी कहते हैं, इसके लिए यूज़ की जाती है। आप देखेंगे किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के आवास पाए जाते हैं, है ना। आप जो भी टाइप के आवास देखेंगे उनमें जो जातियों में विभिन्नता पाई जाती है उसे हम गामा मापन विधि के द्वारा मापते हैं। ठीक है,
मैंने कहा किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के आवास पाए जाते हैं, वो कोई भी आवास हो सकता है, चाहे वो जली हो, वन हो, घास के मैदान हो, कोई भी प्रकार का आवास हो सकता है। मतलब एक जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें विभिन्न प्रकार के जो आवास पाए जाते हैं, उनमें जो जातियों में विभिन्नता पाई जाती है उसे गामा मापन विधि के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अगर सरल शब्दों में कहूँ तो जो आनुवांशिक विविधता का जो प्रकार मैंने बताया ना, उसमें आनुवांशिक विविधता है उसको अल्फा मापन विधि के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, आनुवांशिक को अल्फा, ठीक है, वैसे ही जो जाति विविधता बताई उसे बीटा के द्वारा मापा जाता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, आनुवांशिक को अल्फा और जाति को बीटा। और जो मैंने पारिस्थितिक विविधता बताई, मैंने आपको सामुदायिक, पारिस्थितिक, पारितंत्रिक जो विविधता बताई उसे गामा मापन इकाई के द्वारा मापा जाता है। तो ये आप मैच द फॉलोइंग में भी अगर पूछता है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। अब देखते हैं जो जैव विविधता है उसका वितरण है ना। तो जैव विविधता का जो वितरण है वो सारे क्षेत्रों में एक समान नहीं है। ठीक है, मैं जब आपको अभी ग्लोब के माध्यम से बताऊंगी और जो इक्वेटर है यानी विषुवत रेखा, कर्क रेखा, जो मकर रेखा है, इनके माध्यम से मैं आपको अभी बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि जो जैव विविधता है वो विश्व में, पूरे पृथ्वी में सभी तरफ एक समान नहीं है। ठीक है, ये कुछ कारकों पे निर्भर करता है, जैसे वर्षा हो गया, ताप हो गया, वहाँ की जो जलवायु है, तापमान है, आर्द्रता है, मृदा है, इन सब पर ये जैव विविधता डिपेंड करती है, निर्भर करती है। ठीक है, जहाँ का ताप उच्च होगा, जहाँ अत्यधिक वर्षा होगी, वहाँ पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर अत्यधिक ताप होता है, वर्षा अत्यधिक होती है, तो वहाँ पर जो जैव विविधता है उसका वितरण कैसा है, और इसे हम भारत के संदर्भ में भी देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा मैप में देखते हैं। देखिए जो आप ग्लोब देख पा रहे हैं, इसमें ये जो बीच की आप रेखा देख रहे हैं, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा आप जो देख रहे हैं वो कौन सी रेखा है, तो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, इसे ही भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो ये जो बीच की रेखा है भूमध्य रेखा, ठीक, इससे ऊपर उत्तर की ओर अगर जाते हैं तो 23.5 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23.5 उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक, इस भूमध्य रेखा से अगर दक्षिण की ओर जाते हैं तो 23.5 दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा के रूप से जानते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक, इससे ऊपर की ओर अगर जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ने पर ये आगे बढ़ता जाता है, 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक जाता है, 90 तक जाता है ना। तो बीच में जो 23.5 अक्षांश आता है उसे हम कर्क रेखा के रूप से जानते हैं। और जो अगर दक्षिण की ओर भी जाएंगे तो सेम वैसे ही 1 2 3 करके 90 तक जाएगा, दक्षिणी ध्रुव तक जाएगा, है ना। तो इसमें जो 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा आती है उसे हम मकर रेखा के रूप में जानते हैं। तो ये जो विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 यानी कर्क रेखा तक और इधर 23.5 दक्षिण अक्षांश मतलब मकर रेखा तक का जो बीच का क्षेत्र है ये क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि जैव विविधता के लिए 2 अनिवार्य शर्त है, कौन कौन सी, एक तो उच्च ताप होना चाहिए और अत्यधिक वर्षा होनी चाहिए। तो आप देखेंगे जो ये वाला क्षेत्र है ना, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र मैंने आपको बताया, यहाँ पर वर्ष भर बहुत अधिक तापमान रहता है, साथ में अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, इसलिए जितना भी जैव विविधता है, सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है पृथ्वी पर वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। आप जितनी भी जैव विविधता देखेंगे, जितने भी हॉट स्पॉट देखेंगे वो कहाँ पर पाई जाती है, तो इसी क्षेत्र पर पाई जाती है। हॉट स्पॉट मतलब क्या होता है, जैव विविधता का तप्त स्थल, यानी वहाँ पर जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उसे ही हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम आगे देखेंगे कौन कौन से भारत में हॉट स्पॉट है, क्योंकि इससे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये मैंने कहा यहाँ से कहाँ तक, 23.5 उत्तरी अक्षांश से 23.5 दक्षिणी अक्षांश तक, जहाँ जिसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में जानते हैं, वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, उच्च तापमान होता है, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर
की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, या फिर नीचे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर जाते हैं, 90 डिग्री अक्षांश की ओर, चाहे नीचे जाए या ऊपर जाए, ठीक है, वहाँ पर जैव विविधता का मान कम होते जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है, लेकिन जैसे ही हम भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं या नीचे की ओर जाते हैं, मतलब 23.5 अंश अक्षांश को अगर हम पार कर लेते हैं, है ना, आगे जाते हैं, तो जैव विविधता वहाँ पर कम पाई जाती है। क्योंकि आप देखेंगे ये ध्रुवीय जो क्षेत्र है वो बर्फीले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर ठंड बहुत अधिक होता है ना, तो ऐसे जगह पर विभिन्न प्रजातियाँ निवास नहीं कर सकती, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता का जो मान है, संख्या है, वो कम हो जाती है। यहाँ पे विभिन्न वैरायटीज़ नहीं मिलती है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कम होता है। तो ये पॉइंट है, ये भी आप एकदम सिंपल सा लॉजिक है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप विषुवत रेखा के आसपास रहेंगे, जहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जहाँ पे तापमान अधिक है ना, जहाँ पर वर्षा अधिक है, वहीं पर बायोडाइवर्सिटी अधिक पाई जाएगी। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, 90 डिग्री अक्षांश की ओर जाते जाएंगे, तो वहाँ पर जैव विविधता का मान कम होता जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये जो भारत है ना, ये भारत का आप मैप देख रहे हैं। आप भारत का मैप देखेंगे तो ग्लोब में भारत आपको कहाँ पर दिखेगा भाई? मैंने जैसे बताया कि ये क्या है, विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। इससे ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 ऐसे करते करते कहाँ पहुँच गए हम, 8। भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 अंश 4 मिनट, ठीक है। जो भौगोलिक विस्तार हम भारत का देखते हैं वो क्या होता है, 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक होता है, मतलब 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो भारत का भौगोलिक विस्तार है वो 8 अंश 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। मतलब यहाँ भारत से कर्क रेखा गुजरती है ना, 23.5 अंश जो कर्क रेखा है वो गुजरती है, इसलिए भारत पर भी जैव विविधता वाले क्षेत्र पाए जाएंगे, भारत में भी हॉट स्पॉट पाए जाएंगे, है ना, ठीक है। तो देखिए भारत पे कितने हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, भारत में कितने हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप याद रखिए कि उच्च ताप होना चाहिए, अत्यधिक वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो भारत का कौन सा क्षेत्र, पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट जो है, ठीक है, भारत का जो पश्चिमी घाट है वो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, ठीक है। भारत का जो पश्चिमी घाट है वो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। क्यों है, तो देखिए जो यहाँ पर से मानसूनी हवाएं आती है, ठीक है, जलवायु जो आती है वो यहाँ पर पश्चिमी घाट से टकराती है और इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा करती है, ठीक है ना। इस क्षेत्र में क्या करती है, सर्वाधिक वर्षा करती है। यहाँ वर्ष भर तापमान भी उच्च रहता है और वर्षा भी अधिक होती है, इसलिए भारत में जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट में पाई जाती है, उसके बाद पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय में, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में दिया है और पूछा जाए कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है तो आपको पश्चिमी घाट को टिक करना है, और अगर पूछा जाए कि जैव विविधता के हॉट स्पॉट भारत में कौन कौन से हैं और दोनों दिया है और ऑप्शन में दोनों चूज़ करने का है तो आपको दोनों चूज़ करना है, ठीक है। पश्चिमी घाट को भी चूज़ करना है और पूर्वी हिमालय को भी चूज़ करना है। पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक है, तो आप देखेंगे जो ये गुजरात का क्षेत्र है वहाँ से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी पूरा सह्याद्री जो पर्वत है, सह्याद्री पर्वत जो है ये सभी पश्चिमी घाट का हिस्सा है और यहीं पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जो शांत घाटी आप केरल में पढ़ते हैं वो भी इसी पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है, ठीक है। शांत घाटी केरल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगर पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करूँ तो वो भी कहाँ किसका हिस्सा है, शांत घाटी केरल में पाई जाती है, यहाँ पर है, ठीक है, और ये पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। तो सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में, और इसमें जो शांत घाटी पाया जाता है वो कहाँ है, तो केरल में है, ठीक है। अब इसके बाद देखें तो पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय में भूटान, नेपाल, है ना, और ये जो पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है वो सभी सम्मिलित है। यहाँ पर भी जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है इसे, यहाँ भी बहुत अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। तो दो तो हमने देख लिए, मुख्य रूप से भारत में 2 हैं। इसके अलावा हम 2 और देखते हैं। एक तो आपको बर्मा जैव विविधता क्षेत्र यानी इंडो बर्मा क्षेत्र, और एक सूडालैंड या सुंदरवन क्षेत्र देखने को मिलता है, ठीक है। एक सूडालैंड भी देखने को मिलता है, एक इंडो बर्मा क्षेत्र, लेकिन इन्हें हम एकदम मुख्य रूप से भारत में सम्मिलित नहीं करते, पर भारत में 4 हम इसे गिनेंगे। क्यों, देखिए वजह बताती हूँ। जो भारत का कुछ क्षेत्र, एकदम थोड़ा सा ही क्षेत्र जो है ये इंडो बर्मा क्षेत्र में सम्मिलित होता है। इसमें जो
म्यांमार का क्षेत्र है और पूर्वी बांग्लादेश का क्षेत्र है वो सम्मिलित है, और इसमें से कुछ भारत का जो क्षेत्र है वो भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, इंडो बर्मा जैव विविधता तप्त स्थल या हॉट स्पॉट में। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और ये सुंदरवन या सुडालैंड में तो जितने भी इंडोनेशिया वगैरह जो द्वीप हैं, है ना, वो आते हैं, और इसमें अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो भी सम्मिलित है। ठीक है, इस जैव विविधता क्षेत्र में सुडालैंड में अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है वो भी सम्मिलित है, इसलिए हम इसे भारत के हॉट स्पॉट में गिनते हैं। मुख्य रूप से तो दो हैं, कौन कौन से, एक पश्चिमी घाट एक पूर्वी, और इसके अलावा दो अन्य और हैं, वो कौन से हैं, इंडो बर्मा और एक सुडालैंड। तो आपको इतने हॉट स्पॉट याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे लिखने के लिए दिया जाए तो भी आप मैप बनाकर दर्शा सकते हैं ऐसा। ठीक है, या इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेलिंग कर सकते हैं, और अगर वन लाइनर फैक्ट पूछा जाए तो आपको भी इसको याद रखना है। हम आगे जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर और हो जाएगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ फैक्ट और हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को, प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, तो 22 मई, है ना, 22 मई को। आपको ये फैक्ट याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम हॉल में से वन लाइनर फैक्ट है पूछे जाते हैं। ठीक है, कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो वर्ष 2011 से 2020 तक, है ना, जो दशक है 2011 से 2020 तक का, उसे जैव विविधता दशक के रूप में मनाया, है ना, मतलब घोषित किया था। क्या घोषित किया था, जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया था। कौन सा दशक को, तो 2011 से 2020 तक का। ठीक है, अब देखते हैं जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण, तो संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम किसी भी चीज़ को संरक्षित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो खतरे में है तभी कर रहे हैं, है ना। जिस चीज़ को कोई खतरा ही नहीं है तो उसे संरक्षित करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी, है ना। तो जो जैव विविधता है उसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो जाहिर सी बात है कि जैव विविधता में ह्रास हो रहा होगा, नुकसान हो रहा होगा, कमी हो रही होगी। तो चलिए पहले उनके कमियों के कारक को जानते हैं, फिर जो जैव विविधता के जो संरक्षण है उसकी विधियों को जानेंगे। ठीक है, तो जैव विविधता में ह्रास के क्या कारण हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, आप ही सोचिए। तो जो प्राकृतिक आवास है, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना सबसे प्रमुख कारण है जैव विविधता के ह्रास का। ठीक है, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। आप देखेंगे कहीं पर भी उद्योग लगाना है तो क्या किए, जंगल जो एरिया है उसे काट दिए, वनों का जो सफाई कर दिए, कटाई कर दिए, तो उससे क्या होगा, उस वन पर निर्भर करने वाले जीवों की संख्या में कमी आएगी, है ना। प्लस उस वन की भी संख्या में, जिस पर्टिकुलर वन को काटा गया, जिस पेड़ को काटा गया, उसकी भी संख्या में कमी आ रही है ना। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता के ह्रास का कारण है वो प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक अंधाधुंध दोहन, है ना, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन भी एक कारण है। ठीक है, और अगर देखें तो शिकार, ठीक है, शिकार या फिर विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। जो विदेशी प्रजाति है वे अपने आप को इतना हावी कर लेती है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो पाई जाने वाली जातियां हैं वो विलुप्त हो जाती हैं या फिर उनकी जो संख्या कम हो जाती है। ठीक है, और क्या देख सकते हैं, तो वनों की कटाई, वनों की सघनता में कमी, औद्योगिकरण, नगरीकरण, ये सभी जो है जो जैव विविधता में ह्रास के प्रमुख कारण हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि जैव विविधता का तो ह्रास हो रहा है जिसकी वजह से जीवों की संख्या में कमी आ रही है, जैव विविधता में कमी आ रही है, उनकी प्रजातियों की संख्या में कमी आ रही है। ठीक है, वेराइटीज़ में कमी आ रही है, तो अब इसके संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई, है ना। तो जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए जैव विविधता का संरक्षण किया गया, है ना। तो देखिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक संस्था गठित की गई थी, IUCN, है ना। उसे हम अगले पार्ट में देखेंगे। और जो बायोस्फीयर रिजर्व है IUCN द्वारा जो घोषित किए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह, वो भी हम अगले पार्ट में देखेंगे। इसमें हम जैव विविधता के संरक्षण के दो विधियां देखेंगे, एक तो इन सिटू और दूसरा एक्स सिटू। ठीक है,
क्या क्या बोला मैंने, इन सिटू और एक्स सिटू। तो इन सिटू क्या होता है, एक्स सिटू क्या होता है, तो ये जैव विविधता संरक्षण की विधियां हैं, है ना। और इन सिटू में क्या होता है, तो जो प्राकृतिक आवास है या जिस भी प्रजाति को हमें संरक्षण देना है उसे उसके स्वयं के आवास में वहीं पर ही संरक्षित करना इन सिटू कहलाता है। लेकिन अगर वहाँ पर उसकी संख्या बहुत कम होती जा रही है, जिस भी पर्टिकुलर प्रजाति को हमें संरक्षित करना है उसकी संख्या वहाँ पर कम होती जा रही है और उसे उसके स्वयं के आवास में संरक्षित करना थोड़ा सा मुश्किल साबित हो रहा है, तो हम उसे क्या करेंगे, वहाँ से निकाल कर अलग अन्यत्र स्थान पर वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण देंगे, है ना। तो वो क्या होगा, एक्स सिटू संरक्षण होगा। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। इन सिटू में क्या हो रहा है, जो भी पर्टिकुलर प्रजाति है जिसे हमें संरक्षित करना है उसे उसी के आवास में, उसी के ही आवास में संरक्षित कर रहे हैं। इन सिटू मतलब उसी के ही आवास में। ठीक है, इसे स्वस्थान या संरक्षण भी कहते हैं। ठीक है, और एक्स सिटू को बाह्य स्थान संरक्षण भी कहते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर प्रजाति को उसके आवास से निकाल कर कृत्रिम आवास पे मतलब कृत्रिम जगह पर संरक्षित कर रहे हैं। ठीक है, इन सिटू के एग्जाम्पल की अगर बात करूं, इन सिटू या स्वस्थान संरक्षण की अगर बात करूं तो आप जो राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य देखते हैं, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं, ठीक है, या फिर संरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र जो देखते हैं, ये सभी इन सिटू के उदाहरण हैं। क्योंकि जो नेशनल पार्क है वो किसी अलग जगह पे तो जाके नहीं बनाया जाता, जो जंगल है, पर्टिकुलर एरिया है, उसको नेशनल पार्क या अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, उसमें कोर एरिया ऐसे वगैरह वगैरह क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जो नेशनल पार्क है उसमें चाहे वो पेड़ की प्रजाति हो या जीव जंतु जो वन्य प्राणी वगैरह है उन्हें संरक्षित किया जा रहा हो, तो नेशनल पार्क हो गया, अभ्यारण्य हो गया, या फिर वही संरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व, ये सभी स्वस्थान आरक्षण, स्वस्थान संरक्षण या इन सिटू के उदाहरण हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर एक्स सिटू के उदाहरण की बात करूं तो आप जो चिड़ियाघर जाते हैं, जू जाते हैं, वो एक्स सिटू का उदाहरण है ना। जैसे मैंने कहा नेशनल पार्क इन सिटू है क्योंकि उसे प्राकृतिक आवास पर ही संरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन चिड़ियाघर में क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रजाति को वहाँ से लाकर चिड़ियाघर में कृत्रिम रूप से जो बनाया गया आवास है वहाँ पर संरक्षण दिया जाता है, इसलिए एक्स सिटू का उदाहरण है। ऐसे ही आप देखेंगे जो बॉटनिकल गार्डन है ना, वनस्पति उद्यान, जहाँ पर पेड़ पौधों को संरक्षित किया जाता है। और देखेंगे आप आनुवांशिक बैंक, सीड बैंक, ये सभी भी एक्स सिटू संरक्षण के उदाहरण है। ठीक है, आनुवांशिक बैंक, सीड बैंक एक्स सिटू के उदाहरण है। इसके अतिरिक्त क्रायो प्रिजर्वेशन, अगर क्रायो प्रिजर्वेशन भी आप देखते हैं तो ये भी एक्स सिटू का उदाहरण है। क्या होता है इसमें, तो जो क्रायो प्रिजर्वेशन है इसमें नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में निम्न ताप पर लगभग -196 डिग्री यानी -196 डिग्री तापमान पर संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रायो प्रिजर्वेशन। तो इस तरह से आपने इन सिटू और एक्स सिटू के उदाहरण देखे। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं, जो टॉपिक थोड़े बहुत छूट गए होंगे वो हम ऑब्जेक्टिव से कवर करेंगे। और इसमें कुल 20 प्रश्न होंगे जिसे आप लास्ट तक सॉल्व करिएगा। अगर कोई डाउट कहीं रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ है। ठीक है, जैव विविधता का अर्थ है, ऑप्शन दिया है ए विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, और लास्ट ऑप्शन डी है विभिन्न प्रकार के विदेश पादप एवं जंतु। तो देखिए सिर्फ विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति जैव विविधता नहीं कहलाती, विभिन्न प्रकार के जंतु बस भी जैव विविधता नहीं कहलाती। मैंने जो जैव विविधता की आपको परिभाषा बताई थी उसमें एक बताया था कि पर्टिकुलर एरिया या निश्चित क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु पाए जाते हैं उसे ही जैव विविधता कहते हैं। तो कहाँ है ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी क्या है, सही है। ठीक है, निर्धारित क्षेत्र होना चाहिए जिसमें विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं में विविधता होनी चाहिए, विभिन्नताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, सी सही है। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया है। तो दूसरा प्रश्न कहता है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी औद्योगिक, ऑप्शन सी औद्योगिक उपयोग, ऑप्शन डी पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। तो इसका आंसर होगा आपका
ऑप्शन डी पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। देखिए पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन मतलब जो जैव विविधता है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन ही है, क्योंकि यह कार्य विभिन्न स्तरों पे संपन्न होता है। जैसे आप देखेंगे जैव विविधता है जो आनुवांशिक, जाति, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र पर 3 प्रकार जो मैंने आपको बताए थे, है ना। तो इनके स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था, मैंने बताया था, एक बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता शब्द का प्रयोग और एक जैव विविधता के जनक, है ना। तो ऑप्शन देखते हैं, ए C.G. बैरो, बी डी कास्त्री, सी W.G. रोजेन और डी D.R. बेटिस। ठीक है, तो ये तो तीनों मैंने आपको नाम बताए ही नहीं थे, बैरो, कास्त्री और बेटिस। यहाँ जो एक और बताया था मैंने वो तो है ही नहीं ऑप्शन में, इसलिए कन्फ्यूज़न की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी W.G. रोजेन। ठीक है, या फिर वाल्टन जी रोजेन, मैंने जो बताया वही है। ठीक है, अब चौथा प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, शंकुधारी वनों में या उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो मैंने अभी ग्लोब के माध्यम से आपको समझाया कहाँ पर होगा, भूमध्य रेखा के आसपास होगा, और जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो अभी मैंने मैप में आपको समझाया अच्छे से, है ना, कि ध्रुवों की तरफ बढ़ती है क्या, घटती है ना। तो ऐसे ही गलत हो गया। पृथ्वी पर एक समान रहती है क्या, मैंने बताया था एक समान बिल्कुल नहीं रहती, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा क्या, जो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है या घटती है, इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। जब भूमध्य रेखा से आप दूसरी ओर जाते हैं तो क्या मिलता है आपको, ध्रुव मिलते हैं ना, ध्रुव में तो घट रही है ना, और जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, भूमध्य, जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जैव विविधता बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। ओके, आगे देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, कश्मीर घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। ठीक है, तो अभी मैंने जब भारत में आपको हॉट स्पॉट बताया तो उसमें आपको बताया था कि जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, और उसी पश्चिमी घाट में ही एक घाटी है, कौन सी, शांत घाटी, है ना, जो कहाँ है, केरल में है। तो इस जगह का भी नाम याद रखेंगे, शांत घाटी कहाँ है, केरल में, और फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है ना। लेकिन सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो शांत घाटी केरल में। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। सातवां प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता से क्या निरूपित होता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता से क्या निरूपित होता है। ऑप्शन ए, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली संकटापन्न प्रजातियां, उस क्षेत्र में रह रहे जीवों की विविधता, उस क्षेत्र की प्रभावी प्रजातियों में मौजूद आनुवंशिक विविधता, उस क्षेत्र की स्थानिक प्रजातियां। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब उस क्षेत्र में रह रहे जीवों की विविधता। मैंने आपको बताया था भौगोलिक क्षेत्र में हम जो पढ़ते हैं तो उस क्षेत्र में जितने भी आवास पाए जाते हैं उस आवास में रह रहे जीवों की जो विविधता है उसे ही हम भौगोलिक क्षेत्र की विविधता या फिर सामुदायिक या पारिस्थितिक तंत्र की विविधता के रूप में जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। पूर्वी घाट, गंगा का मैदान, सुंदरवन, पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट था क्या, नहीं। गंगा का मैदान था क्या, नहीं। सुंदरवन था क्या, नहीं। कौन सा था, पश्चिमी घाट। मैंने बताया पश्चिमी घाट एक और पूर्वी हिमालय, है ना। तो ऑप्शन में क्या दिया है, पश्चिमी घाट, इसलिए आपको पश्चिमी घाट पे टिक करना है। 9वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक के सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक की सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। चाय, गेहूं, टीके, आम। तो किसकी पाई जाती है, गेहूं की। ठीक है, किसकी पाई जाती है, गेहूं की। ऑप्शन बी सही है। 9वां प्रश्न है, भारतीय गैंडा प्राकृतिक रूप में किस भारतीय राज्य का निवासी है। असम, उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और इससे तो आप सब वाकिफ होंगे, क्योंकि जो भारतीय गैंडा है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो ए असम में पाया जाता है। ठीक है। 10वां प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्य पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट, ऑप्शन सी है पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी है शिवालिक श्रृंखला, पूर्वी घाट। तो देखिए जहाँ जहाँ पूर्वी घाट है पहले तो आप उसे कट कर दीजिए, क्योंकि हमने पूर्वी घाट नहीं पढ़ा है, पश्चिमी घाट पढ़ा है ना। तो ऐसे ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा ऑप्शन से। तो इसमें पूर्वी घाट है तो ऑप्शन ए कट। ठीक है। बी में भी पूर्वी घाट लिखा है, ऑप्शन बी भी कट। डी में भी पूर्वी घाट लिखा है, इसलिए ऑप्शन डी भी कट। बचा क्या, सी। अब देखिए मैंने आपको बताया था एक पश्चिमी घाट और एक पूर्वी हिमालय, तो दोनों इसमें मेंशन है, इसलिए 10वां का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आप ऐसे भी एलिमिनेट करके ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है सही आंसर चूज करने का। ठीक है। 11वां प्रश्न है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक आवास का विनाश। ठीक है। तो ये सभी तो जैव विविधता के ह्रास के कारण है। मैंने आपको बताया था जैव विविधता के ह्रास के कारण, तो ये सभी हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक आवास का विनाश। ठीक है। देखिए तो आवासीय प्रदूषण से भी जैव विविधता को ह्रास होता है। ठीक है। और विदेशी प्रजातियों के समावेश से भी जैव विविधता को ह्रास होता है। और किसी भी चीज़ का प्राकृतिक संसाधन हो, अत्यधिक दोहन करेंगे तो भी ह्रास होगा, लेकिन मुख्य रूप से जैव विविधता का ह्रास प्राकृतिक आवास के विनाश के कारण ही होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। ठीक है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं लिखा है, लेकिन ये है नहीं। ठीक है। कौन सा संकट नहीं हो सकता, ये चूज करना है आपको 12वां प्रश्न में, कि कौन सा जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा जैव विविधता के लिए संकट नहीं हो सकता। एक भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। बी प्राकृतिक आवास का विखंडन, सी विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, डी शाकाहार को प्रोत्साहन। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि इसको यूपीएससी में पूछा गया था और इसका आंसर है डी। अगर आप शाकाहार को प्रोत्साहन देंगे तो जैव विविधता का ह्रास नहीं होगा, जैव विविधता को कोई संकट नहीं होगा शाकाहार को प्रोत्साहन देने से, लेकिन भूमंडलीय ताप यानी ग्लोबल वार्मिंग से, प्राकृतिक आवास के विखंडन से, विदेशी प्रजातियों के आक्रमण से जैव विविधता को ह्रास हो सकता है, जैव विविधता संकट में आ सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं, जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से, जल प्रदूषण से। क्या होगा आंसर, प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से। ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जंगली जंतु अभ्यारण्य। तो सबसे महत्वपूर्ण रणनीति देखिए, सभी तो जैव विविधता संरक्षण की रणनीति है। वानस्पतिक उद्यान यानी बॉटनिकल गार्डन भी है, नेशनल पार्क भी है, अभ्यारण्य भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, लेकिन महत्वपूर्ण इन सब में महत्वपूर्ण है जैव मंडल रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में किस तरीके से किया जाता है ये पूछ रहा है ना। ए इन सीटू संरक्षण द्वारा, बी एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, सी जीन पूल द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने इन सीटू के उदाहरण में पढ़ा था राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इन सीटू संरक्षण के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, उनके खुद के प्राकृतिक आवास में हम संरक्षण देते हैं, इसलिए ये इन सीटू संरक्षण है या स्वस्थान संरक्षण है। ठीक है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थान या इन सीटू पद्धति नहीं है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, वन्य प्राणी अभ्यारण्य। तो देखिए जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व है और नेशनल पार्क है और अभ्यारण्य है, ये तीनों तो इन सीटू के एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो बॉटनिकल गार्डन है वो एक्स सीटू के एग्जाम्पल है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। ये इन सीटू का उदाहरण ना होकर एक्स सीटू का उदाहरण है। कौन सा, वानस्पतिक उद्यान। ठीक है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ए
प्रवाल शैलों का खनन, बी प्रवाल रोगों का फैलना, सी सागरीय जल में अवसादों का जमाव, डी वैश्विक ऊष्मन। ठीक है, तो आप देखेंगे जो प्रवाल भित्ति है ना, प्रवालों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, उसके जो ब्लीचिंग है, विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो होता है वैश्विक ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो प्रवाल भित्तियां हैं उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। इनमें जो शैवाल है, मोचन हो गया या प्रवालों की मृत्यु हो गई, उसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग ही होता है। ठीक है, 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियां हैं। ठीक है, ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी कच्छ की खाड़ी, सी मन्नार की खाड़ी, डी सुंदरवन। किसमें प्रवाल भित्तियां नहीं है ये पूछा है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। ठीक है, किसमें प्रवाल भित्तियां नहीं है ये पूछा है, तो प्रवाल भित्तियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी है, कच्छ की खाड़ी में भी है, मन्नार की खाड़ी में भी है, लेकिन सुंदरवन में नहीं है। सुंदरवन में आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको प्रवाल भित्तियां देखने को, अंडमान निकोबार में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में। इसके अतिरिक्त मतलब भारत में 4 जगह पे प्रवाल भित्तियां पाई जाती है, एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, एक कच्छ की खाड़ी में, एक मन्नार की खाड़ी में, और इसके अतिरिक्त लक्षद्वीप समूह में। ठीक है, जो लक्षद्वीप समूह है वो पूर्णतः प्रवाल भित्तियों से ही बना हुआ है। ठीक है, और जो ऑप्शन डी है यहाँ पे प्रवाल भित्तियां नहीं होती, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सुंदरवन। यहाँ पे मैंग्रोव वन आपको देखने को मिलेगा, प्रवाल भित्तियां देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, 19वां प्रश्न है, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाइयों का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ है। नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2 सही है, बी 2 और 3 सही है, सी 3 और 4 सही है, डी 1 और 4 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए जो भारत है, भारत की जनसंख्या तो तीव्र गति से बढ़ रही है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पक्षियों के जो आवास है ना, वो बड़े पैमाने पर घट रहे हैं। हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, इसलिए उनके वास स्थान में बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। और हम अपनी कृषि को और उन्नत बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक और फिर मच्छरों को भगाने के लिए दवाइयों का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी पक्षियों की संख्या जो है तेजी से घट रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 3 और 4 सही है ना। पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती और कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाइयों का बड़े पैमाने पर उपयोग पक्षियों के संख्या में तेजी से घटने का मुख्य कारण है। ठीक है, कारण है। तो ये हो गया आपका 19वां प्रश्न। आखिरी प्रश्न है 20वां, जैव विविधता का पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। तो ए वाल्टर जे रोजन, बी एडवर्ड ओ विल्सन, सी सिल्विया अर्ल, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन में, आप इसका आंसर आप लोगों के बीच छोड़ देती हूँ कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि वाल्टर जे रोजन ने क्या किया था और एडवर्ड ओ विल्सन ने क्या किया था। चलिए 2 ऑप्शन तो मैंने ऐसे ही बता दिए, 2 ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, सिल्विया अर्ल और इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वाल्टर जे रोजन है या फिर एडवर्ड ओ विल्सन है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।